अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एंटिटी फ्रेमवर्क। इसके दो पार्ट हैं, पहला थ्योरी है फिर इम्प्लीमेंटेशन है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एंटिटी फ्रेमवर्क है क्या। एंटिटी फ्रेमवर्क हम यूज़ करते हैं edu.net की जगह, डेटाबेस की कम्युनिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ ओपन सोर्स ORM फ्रेमवर्क। ये क्या करता है कि इट कनेक्ट डोमेन स्पेसिफिक क्लासेस टू अंडरलाइन डेटाबेस टेबल। जो आपकी क्लासेस बनाई होती हैं उनको आपकी डेटाबेस के टेबल्स के साथ मैप कर देता है। इसलिए इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। यहाँ पे हमें डायग्राम के ज़रिए से दिखाया गया है कि UI जो है उसमें हम उसके बाद जो बिज़नेस की हमारी क्लासेस हैं वो क्लासेस हम डेटाबेस में स्टोर करवाना चाहते हैं। एंटिटी फ्रेमवर्क हमारी क्लासेस को डायरेक्ट डेटाबेस में सेव करवा देगी। वो खुद ही मैप करेगी हमारी क्लासेस की प्रॉपर्टीज़ को डेटाबेस के कॉलम्स के साथ। इसको इम्प्लीमेंट करने की तीन अप्रोचेज़ हैं: डेटाबेस फर्स्ट, मॉडल फर्स्ट, कोड फर्स्ट। फर्स्ट दो जो अप्रोचेज़ लिखी हैं इसमें ये है कि आप डेटाबेस पहले क्रिएट कर लेते हैं और फिर उसको इंक्लूड करते हैं प्रोजेक्ट में, तो उसके ज़रिए से एंटिटी फ्रेमवर्क मॉडल क्लासेस खुद से डिज़ाइन कर देता है, कोड लिख देता है। तो इन दोनों केसेस में कोड लिखना है तो हम कोड फर्स्ट अप्रोच यूज़ कर लेते हैं, जिसमें हम कोड लिखेंगे और कोड की बेस पे हमारी डेटाबेस जनरेट होगी। ओके जी, जब हम कोड लिखने की बात करते हैं तो कोड लिखने के लिए तीन तरीके हैं। एक है कि हम इसकी कन्वेंशन को फॉलो करें, सेकंड वन इज़ डाटा एनोटेशन को यूज़ करें। अगर कोई चीज़ हम कन्वेंशन को यूज़ करते हुए अचीव नहीं कर पा रहे तो उसके लिए हम डाटा एनोटेशन यूज़ कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें जो हम डाटा एनोटेशन से अचीव नहीं कर सकते वो हम फ्लुएंट API के ज़रिए से भी कर सकते हैं। ओके जी, देखते हैं किस तरह के लिमिटेशन हैं कन्वेंशन में। यहाँ पे देखें, कोड फर्स्ट अप्रोच का जो पहला स्टेप है कि आपने एक कॉन्टेक्स्ट क्लास बनानी है जो कि चाइल्ड होगी DB कॉन्टेक्स्ट क्लास। ये आपके डेटाबेस के साथ सेशन को रिप्रेजेंट करेगी। और दूसरी चीज़, इस क्लास के अंदर DB सेट की प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होंगी जो कि हमारे टेबल्स को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। ओके जी, इसके बाद है हम देखते हैं जनाब कन्वेंशंस क्या है। कन्वेंशन ये है कि जो हम क्लास लिखेंगे उसके अंदर अगर हमने ID प्रॉपर्टी जनरेट की है या मॉडल नेम, जो भी क्लास का नाम है, लेट्स से कॉन्टैक्ट क्लास है तो कॉन्टैक्ट ID ये प्राइमरी की को रिप्रेजेंट कर रही होगी डेटाबेस के अंदर, और ये ऑटो जनरेटेड कॉलम होगा, सॉरी ये ऑटो इंक्रीमेंटेड कॉलम होगा जिसकी आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन 1 होगी, ये खुद ही इंक्रीमेंट करेगा। और टेबल नेम हमारा प्लूरल होगा मॉडल से, लेट्स से अगर हमारा क्लास है कॉन्टैक्ट तो हमारा टेबल नेम होगा कॉन्टैक्ट्स। और अगर आपने रेफरेंस कीज़ बनानी है कि वन टू मैनी रिलेशन है या वन टू वन रिलेशन है तो उसके लिए हमारे पास फॉरेन की को यूज़ करेंगे। फॉरेन की कन्वेंशन ये है कि आप नेविगेशन प्रॉपर्टी नेम लिखें और प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी नेम लिखें और फिर ID लिखें। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, राइटर भी एक मॉडल है, ऑथर भी एक मॉडल है, तो राइटर ऑथर ID ये फॉरेन की को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद है जी लास्ट पे हमारे पास कॉलम नेम। कॉलम नेम वही होगा जो आपकी प्रॉपर्टी का नेम है। अगर आपकी प्रॉपर्टी का नेम लेट से आप कहते हैं फ़ोन नंबर है तो डेटाबेस में कॉलम का नाम भी फ़ोन नंबर होगा, और अगर आपका ईमेल है तो डेटाबेस में उसका नाम ईमेल होगा। और दूसरी कन्वेंशन क्या है कि जो रेफरेंस टाइप वेरिएबल्स हैं उसके लिए जो कॉलम बनेगा वो नलेबल बनेगा। जैसे स्ट्रिंग एक रेफरेंस टाइप वेरिएबल है, डेट टाइम एक रेफरेंस टाइप वेरिएबल है। तो डेटाबेस में जब इनके कॉलम बनेंगे तो स्ट्रिंग के लिए जो कॉलम बनेगा वो अलाउ नल होगा उसमें, और उसकी टाइप होगी n-var मैक्स। डेट टाइम के लिए जो बनेगा उसकी डेटा टाइप डेट टाइम होगी और उसकी प्रॉपर उसमें भी अलाउ नल होगा। ये इसकी कन्वेंशन है, इसको फॉलो करके हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करना चाहते हैं, हम अपने टेबल का नाम चेंज करना चाहते हैं, हम कॉलम का नाम चेंज करना चाहते हैं, हम कुछ ऐसे कॉलम्स बनाना चाहते हैं जो डेटाबेस में ना बने लेकिन हमारी क्लास की प्रॉपर्टी में अवेलेबल हो, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है डेटा एनोटेशंस का। डेटा एनोटेशन में हमारे पास स्कीमा एट्रीब्यूट्स भी हैं और कॉलम एट्रीब्यूट्स भी हैं। स्कीमा एट्रीब्यूट में देखें हमारे पास, अगर आप चाहते हैं कि डेटाबेस के टेबल का नाम, डेटाबेस में टेबल का नाम आपके मॉडल का प्लूरल
के अलावा कुछ हो तो आप टेबल एनोटेशन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़ की गई है टेबल और सिंगल डबल कोटेशन के अंदर हमने बुक्स पास किया। अगर आप यहाँ सिर्फ टेबल नेम बताना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ टेबल नेम लिख दें, जो भी आप टेबल नेम बताना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने बुक्स ही लिखा है, आप tbl_books भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपका टेबल है ये किसी और स्कीमा के अंदर बने, आपके डिफ़ॉल्ट डेटाबेस में ना बने, तो आप स्कीमा भी बता सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप स्कीमा नहीं बताना चाहते तो आप सिर्फ टेबल और टेबल के आगे बुक्स ये टेबल का नाम दे सकते हैं। और अगर हम कहें ये जो डेटा एनोटेशन है वो लेफ्ट साइड पे डेटा एनोटेशन की रिप्रेजेंटेशन, राइट साइड पे फ्लुएंट एपीआई। इस कोड के इक्विवेलेंट अगर आपने फ्लुएंट एपीआई यूज़ करनी है तो किस तरह से करेंगे। जैसे मैंने पहले बनाया कि हम सबसे पहली चीज़ जो हमने करनी है वो है कॉन्टेक्स्ट क्लास बनानी है। उस कॉन्टेक्स्ट क्लास में हम ये मेथड ओवरराइड करेंगे ऑन मॉडल क्रिएटिंग, और इसके अंदर हम फ्लुएंट एपीआई का कोड लिखेंगे। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि मॉडल बिल्डर डॉट एंटिटी बुक ये आपके मॉडल को रिप्रेजेंट कर रही है, डॉट टू टेबल ये उसके टेबल के नाम को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसके इक्विवेलेंट ये जो कोड हमने यहाँ पे लिखा है टेबल और स्कीमा, अगर दोनों चीज़ें बतानी हो तो आप ये कोड लिख सकते हैं, टेबल और उसके बाद लाइब्रेरी स्कीमा। उसके बाद हमारे पास कुछ और डेटा एनोटेशंस अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे पास एक डेटा एनोटेशन है कॉलम। अगर आप ये चाहते हैं कि डेटाबेस में कॉलम का नाम डिफरेंट हो या आप उसकी कुछ और चीज़ें भी उसको एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं तो आप कॉलम डेटा एनोटेशन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है टाइटल कॉलम। टाइटल कॉलम के लिए जो डेटाबेस में कॉलम क्रिएट होगा, टाइटल एट्रीब्यूट के लिए जो डेटाबेस में कॉलम क्रिएट होगा उसका नाम होगा डिस्क्रिप्शन। और उसके बाद ये जो दो चीज़ें हैं ये मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं। अगर आप ये दो चीज़ें नहीं लिखेंगे फिर भी आपके डेटाबेस का कॉलम क्रिएट हो जाएगा। और ये क्या करेगा, ऑर्डर टू, इसको कॉलम जो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, इसका नंबर सेकंड। अदरवाइज जैसे आपकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं उसी तरतीब से आपके कॉलम्स बनते हैं डेटाबेस में। और अगर आप इसकी टाइप चेंज करना चाहते हैं, मैंने बताया था स्ट्रिंग के लिए जो डिफ़ॉल्ट टाइप बनती है वो एन वॉर्चर मैक्स बनती है। अगर आप टाइप बताना चाहते हैं, वॉर्चर 100 करना चाहते हैं, वॉर्चर 20 करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे वो भी बता सकते हैं। इसके इक्विवेलेंट कोड हमारे पास दिया गया है फ्लुएंट एपीआई का हैज़ कॉलम टाइप और हैज़ कॉलम नेम के साथ। इसके बाद फॉरेन की का एक डेटा एनोटेशन है। फॉरेन की क्या करती है, हमारे रिलेशंस को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे देखें बुक और ऑथर का अगर रिलेशन है कि वन बुक इज रिलेटेड टू सम ऑथर, एक बुक का एक ही ऑथर होगा, तो हमने फॉरेन की रिप्रेजेंट की है। उसके लिए हमने एट्रीब्यूट जो बनाया है उसमें हमने एट्रीब्यूट बनाया है ऑथर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पूरे ऑब्जेक्ट को। और उसके लिए जो फॉरेन की यूज़ हो रही है वो ऑथर एफ के, और इसके ऊपर हमने ये जो चीज़ बताई है फॉरेन की, इसके अंदर जो ऑथर बताया है ये इस एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस की वजह से जो डाटा फिल होना है वो इस ऑब्जेक्ट में फिल होना है। ये दोनों के स्पेल ठीक होंगे तो ये डाटा इसके अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसके इक्विवेलेंट हमारे पास कोड है फ्लुएंट एपीआई का। ओके, इसके बाद हमारे पास एक और डाटा एनोटेशन है डेटाबेस जनरेटेड। जिस तरह हम डेटाबेस मॉडल के अंदर एक प्राइमरी की जनरेट करते हैं और वो प्राइमरी की आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशंस के साथ होती है कि उसमें ऑटो इंक्रीमेंट 1 होता रहता है। अगर आप ये चाहते हैं कि उसमें ऑटो इंक्रीमेंट ना हो तो आप डेटाबेस जनरेटेड एनोटेशन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया गया है कि डेटाबेस जनरेटेड ऑप्शन इज़ नन। तो ये जो कॉलम बनेगा इसके अंदर ऑटो इंक्रीमेंट नहीं होगा, आपको खुद से डाटा देना पड़ेगा। जब आप इंसर्ट कर रहे होंगे डाटा तो आपको इसका डाटा भी पास करना पड़ेगा। अगर आप ये एनोटेशन यूज़ नहीं करते तो फिर जब आप न्यू डाटा इंसर्ट कर रहे होंगे तो आपने सिर्फ दो चीज़ें पास करनी है, जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे मॉडल एक स्ट्रिंग दी गई और रजिस्टर दिया गया, इन दोनों का डाटा देंगे, आईडी का डाटा आप नहीं देंगे अगर आप ये चीज़ यूज़ नहीं करते। और अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप आईडी की वैल्यू पास करेंगे इंसर्ट करते हुए। सॉरी, इसी तरह इसके दो और ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आइडेंटिटी के और कंप्यूटेड के। अगर आप चाहते हैं कि ये जो
कॉलम की वैल्यू है वो डेटाबेस खुद से कंप्यूट करे तो आप इसकी ऑप्शंस को कंप्यूटेड कर दें। और अगर आप आइडेंटिटी उसकी खुद से जनरेट करवाना चाहते हैं कि डेटाबेस जनरेट करे तो आप इसकी आइडेंटिटी भी कर सकते हैं ऑप्शन को। उसके बाद ये है कि अगर आप चाहते हैं कि डेटाबेस के अंदर जो कॉलम है, सॉरी, जो आपकी क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें से कोई एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आपके डेटाबेस में जनरेट ना हो। जैसे कि यहाँ पे एक फुल नेम की प्रॉपर्टी है, ये जनरेट हुई है और आप ये चाहते हैं कि इसका कॉलम डेटाबेस में ना बने तो आप इसके ऊपर डाटा एनोटेशन नॉट मैप की लिख सकते हैं। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई मॉडल जो है वो डेटाबेस में टेबल जनरेट ना करे तो आप उसके ऊपर भी नॉट मैप लिख सकते हैं। ओके जी, इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या है कि जब आपका एक मॉडल, इसकी एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, जब आपका सेम मॉडल, ये देखें कॉन्टैक्ट एक मॉडल है, ये किसी एक टेबल में इसके दो रेफरेंस है, क्रिएटेड बाय किसी और ने क्रिएट किया, अपडेटेड बाय किसी और ने अपडेट किया। उस सूरत में हम जो डाटा नोटेशन यूज़ करेंगे वो इन्वर्स प्रॉपर्टी की यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये जो हमने लिखा है क्रिएटेड बाय, ये हमारे मॉडल के अंदर जो कॉलम है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो हमने अपडेटेड बाय लिखा है ये आपका जो कॉन्टैक्ट का मॉडल है उसके अंदर जो आपने प्रॉपर्टी नेम लिखा है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, उसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूट्स डाटा एनोटेशन है। जैसे कि आप किसी और कॉलम को प्राइमरी की जनरेट बनाना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर की एट्रीब्यूट की एनोटेशन लिख सकते हैं। तो इस केस में ये जो ऑर्डर नंबर है ये हमारी प्राइमरी की है। और अगर आप ये चाहते हैं कि जो मैंने शुरू में बताया था कि जो स्ट्रिंग टाइप होगी उसके लिए जो कॉलम जनरेट होगा वो एन वॉच और मैक्स होगा और उसके अंदर अलाउ नल भी होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि उसका अलाउ नल ख़त्म हो जाए और वो रिक्वायर बन जाए तो उसके ऊपर आप रिक्वायर्ड एनोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी कॉलम की लेंथ स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि इसकी लेंथ एन वॉच और मैक्स ना हो, इसकी लेंथ कोई 150 करेक्टर या 100 करेक्टर बन जाए तो आप मैक्स लेंथ के एट्रीब्यूट को भी यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर डाटा एनोटेशंस। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। थैंक यू।